जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को। हम बात कर रहे थे प्रेरणिक प्रभाव की। यहां पर इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग की, कि आखिर जो हमने प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट जो पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है, इसका उपयोग कहां होगा। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरीके से इसका उपयोग करते रहते हैं, लेकिन अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो मुख्यतः दो जगह बहुत ज्यादा काम ये हमें पड़ता है। पहली बात तो जो मध्यवर्ती बनते हैं उनके स्थायित्व की तुलना करने में। अब ये मध्यवर्ती क्या होते हैं बेटा, ऐसे स्पीसीज होते हैं जो अभिक्रिया के बीच में बनते हैं, यानी कि ये ना तो अभिकारक है और ना ही उत्पाद है। अभिक्रिया के बीच में बनते हैं और बीच में ही समाप्त हो जाते हैं, मतलब अभिक्रिया के बीच में बनेंगे और अभिक्रिया के पूर्ण होने के पहले समाप्त हो जाएंगे। उन्हें हम कहते हैं क्या, मध्यवर्ती। अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरमीडिएट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नीट में इसके बेटा प्रश्न आपको देखने को हर साल मिल सकते हैं और जेई मेंस में भी इसके सवाल बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रियाओं को भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो वहां पर भी ये बहुत काम पड़ेंगे हमारे, है ना। तो चलिए देखते हैं प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग। हमने जो हेडिंग डाल रखी है उसमें पहला उपयोग हम बोल रहे हैं क्या, मध्यवर्ती के स्थायित्व की तुलना। मध्यवर्ती मतलब बेटा ऐसे स्पीसीज होंगे जो अभिक्रिया के बीच में बनेंगे और अभिक्रिया समाप्त होने के पहले ये भी समाप्त हो जाएंगे। मध्यवर्ती के स्थायित्व की तुलना। तो कैसे हम इनके स्थायित्व की तुलना करेंगे वो हम आगे चल के देखते हैं। और दूसरा जो उपयोग हमें पढ़ना है इसका वो है बेटा कि अम्लीयता तथा क्षारीयता की तुलना। मतलब कोई अम्ल है, कार्बनिक अम्ल, तो वो कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। मतलब बेटा कोई दो कार्बनिक अम्ल है, उनमें से कौन प्रबल है और दुर्बल है ये हमें बताना है। तो उसके लिए हम प्रेरणिक प्रभाव का बिल्कुल उपयोग करेंगे। तो अम्लीयता की भी पहचान की जा सकती है या बच्चों क्षारीयता की भी पहचान की जा सकती है। तो अम्लीयता या क्षारीयता की तुलना करने में भी हम प्रेरणिक प्रभाव का उपयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये दो उपयोग हमें यहां पर समझने हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन बातों को समझते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं ये मध्यवर्ती क्या होते हैं, थोड़ी सी इनकी बात हम समझ लेते हैं, फिर मेन मुद्दे की बात पर हम आ जाएंगे। अगर मैं मध्यवर्ती की बात करूं तो जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसे स्पीसीज, वे स्पीसीज जो अभिक्रिया के बीच में बनते हैं, जो अभिक्रिया के बीच में बनते हैं तथा अभिक्रिया समाप्त होने के पहले, अभिक्रिया समाप्त होने के पहले नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों क्या, मध्यवर्ती। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया के बीच में बनेंगे और अभिक्रिया के बीच में ही समाप्त हो जाएंगे। तो अब अगर मैं मध्यवर्ती की बात करता हूं तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 6 मध्यवर्ती पढ़ने होते हैं। इनको कभी कभी हम माध्यमिक यौगिक भी कहते हैं, बीच वाले यौगिक है ना, जो अभिक्रिया के बीच में बनेंगे। तो कुल मिलाकर के 6 होते हैं। लेकिन बेटा अभी जो हम बात करेंगे हम खास करके 3 मध्यवर्ती यौगिकों की या स्पीसीज की बात करेंगे। पहले होंगे इसमें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है कार्बोकैटायन। क्या है बेटा, कार्बोकैटायन। दूसरे जो मध्यवर्ती होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्बेनायन, कार्बेनायन। और बच्चों जो तीसरे मध्यवर्ती होते हैं वे होते हैं क्या, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। ऐसा नहीं कि ये 3 ही होते हैं, इन 3 की बात हम ज्यादातर करते हैं और ज्यादातर जगह में ये 3 ही मिलते हैं। इसके अलावा बेटा बेंजाइन, कार्बीन भी मध्यवर्ती में कहलाते हैं, है ना। बेंजाइन है, कार्बीन है, ये भी मध्यवर्ती में आते हैं, लेकिन अभी हम इन तीनों की बात मुख्य रूप से करने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये कार्बोकैटायन क्या होता है।
कार्बन आयन क्या होता है और मुक्त मूलक क्या होते हैं और कैसे हम इनके स्थायित्व की तुलना कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात कर रहे हैं हम यहां पर कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन, कैटायन मतलब धन आवेशित आयन। कुल मिलाकर के बेटा जब किसी कार्बन परमाणु में धन आवेशित आ जाता है, धन आवेशित हो जाता है कार्बन परमाणु, तो उसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन। क्या लिखेंगे बच्चों इसकी परिभाषा कार्बोकैटायन की? बड़े आराम से हम लिख देंगे, धन आवेशित कार्बन परमाणु, धनावेशित कार्बन परमाणु क्या कहलाएगा बेटा? कार्बोकैटायन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे बच्चों मैंने लिखा CH3+, ये आपका एक कार्बोकैटायन है क्योंकि इसमें कार्बन में धन आवेश उपस्थित है। और देख सकते हो आप CH3, CH2+, यह बेटा CH3, CH2, CH2+, तो इस तरह से ये कहलाते हैं आपके कार्बोकैटायन। जब कार्बन परमाणु में धनावेश उत्पन्न होता है तो इसे ही हम कहते हैं बच्चों कार्बोकैटायन। धन आवेशित कार्बन परमाणु ही कार्बोकैटायन कहलाता है। अब इसके बारे में कुछ बातें हम करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं एक एक करके, बहुत सारी बातें मैं आपको बताता हूं। जैसे बेटा सबसे सस्ता सुंदर उदाहरण है हमारे पास मैथिल कार्बोकैटायन यानी कि CH3 और कार्बन में प्लस। इसकी अगर आप संरचना देखेंगे, ज्यामिति देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 और बेटा प्लस मतलब इसमें क्या होगा? प्लस मतलब रिक्त पी कक्षक, ये इस तरह का रहेगा, रिक्त पी कक्षक। ये रिक्त पी कक्षक बता रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया, तभी तो धनावेश आया। देखिए किसी भी परमाणु में धनावेश आने का क्या मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, तो भाई इसमें भी धनावेश आया है, मतलब कि इसके कार्बन ने इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। पहले देखो होता क्या था, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमने क्या किया कि अब अगर C में प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। देखिए 2s2 2p2 बाह्य कोश का विन्यास हो गया। अगर इसे मैं बना करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा, 2s2 हम ऐसा बनाएंगे और बेटा ये हो गया क्या 2p2। ठीक है, कुछ ऐसा होता है कार्बन परमाणु। लेकिन ये तो बेटा सामान्य अवस्था में, इसे मैं उत्तेजित अवस्था में ले जाता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चला जाएगा और फिर ये विन्यास क्या हो जाएगा 2s1 हो जाएगा और बच्चों ये 2p3 हो जाएगा। इस तरह से ये विन्यास हो गया। लेकिन जब कार्बोकैटायन होता है, ये तो कार्बन है, अगर मैं कार्बोकैटायन यानी C+ की बात करूं, प्लस मतलब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। एक इलेक्ट्रॉन जब दे दिया बेटा तो बचा क्या इसमें 2s1 और साथ ही साथ बच्चों क्या बचा 2p3 से हो गया 2p2 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। तो ये जो लास्ट वाला पी कक्षक है जिसे हम pz कहते हैं, ये कैसा है बेटा, रिक्त। तो कभी भी याद रखना कार्बोकैटायन की पहचान क्या है, रिक्त पी कक्षक। और जबकि ये दो जो बचे हैं मतलब कि एक s कक्षक और दो p कक्षक, ये संकरण करते हैं। कौन सा संकरण होगा बेटा, एक s है दो p के कक्षक है तो sp2 संकरण होगा। और sp2 संकरण होने के कारण इसकी जो ज्यामिति होती है वो त्रिकोणीय समतलीय होती है। ज्यामिति क्या होगी बेटा, त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बोकैटायन क्या होता है, कोई धनावेशित कार्बन परमाणु कार्बोकैटायन कहलाता है। इसमें कार्बन के ऊपर धनावेश होगा, ये इसकी पहचान है। और इसमें होता क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको आगे चल के बहुत काम पड़ेगी कि हमेशा कार्बोकैटायन में एक रिक्त पी कक्षक होता है। तो चलिए कुछ बातें इसके बारे में हम लिखते चलते हैं। सबसे पहली बात हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि इसमें sp2 संकरण होता है कार्बोकैटायन में। इसकी ज्यामिति होती बेटा त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति होती है। और क्या बोल सकते हो आप इसके बारे में कि इसके पास एक
रिक्त पी कक्षक होता है। रिक्त क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, त्याग दिया इसने, तभी तो इसमें धनावेश आया। तो रिक्त पी कक्षक इसके पास होता है। और क्या बोलेंगे बेटा, और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में हम, तो रिक्त पी कक्षक होता है। और देखिए इसमें क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अगर बाह्य कोश में आप इलेक्ट्रॉन देखो, चलिए यहां साइड में देखते हैं अपन। जैसे बेटा CH3+ है अगर मेरे पास, CH3+, तो इसका अगर लुईस बिंदु संरचना बनाऊं मैं तो C, और कार्बन के पास देखो खुद के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में, लेकिन प्लस मतलब एक चला गया तो कितने बचे, 3 बचे। और 3 हाइड्रोजन से ये क्या करेगा, सह संयोजी बंध बना के इस प्रकार से जुड़ा होगा, और जिसके कारण बेटा इसमें धनावेश है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो इसके बाह्यकोश में देखो बेटा 2, 2 4 और 2 6, कुल मिलाकर के इसके बाह्यकोश में कितने होते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्या इसका अष्टक पूर्ण है, क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है बेटा, यानी कि हम बोल सकते हैं इसका अपूर्ण अष्टक होता है, अपूर्ण अष्टक होता है। अब अपूर्ण अष्टक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकता है बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसके देखो 6 है, 8 करना चाहता है तो 2 ये ग्रहण करेगा किसी से, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है उसे हम और क्या कह सकते हैं, लुईस अम्ल। तो ये हमेशा जो आपके कार्बोकैटायन है बेटा, ये क्या होंगे आपके लुईस अम्ल, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है, यानी कि बेटा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन की भूख है, जहां भी बच्चों इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ये फटाक से अटैक करेगा। देखो कार्बोकैटायन में धनावेश, धन होने के कारण ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पे फटाक से अटैक करेगा, मतलब बेटा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इसमें धन है तो इसलिए ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो ध्यान रखना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होते हैं वे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, और कार्बोकैटायन आपके एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, ठीक है। तो इतनी बात है। एक और बात, इसका चुंबकीय प्रकृति क्या होगा, यानी कि ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय। तो देखिए जब ये बंध बना लेता है, पहले तो इसने sp2 संकरण किया और बाद में हर एक संकरित कक्षक ने एक एक हाइड्रोजन से सिग्मा बंध बना लिया। कैसे बेटा, ये बने हैं एक एक, हर एक हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक एक सिग्मा बंध बना लिया, यानी कुल मिलाकर के कितने, 3 सिग्मा बंध यहां पर है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो कुल मिलाकर के बच्चों यहां पर 3 सिग्मा बंध होते हैं। और इसके कारण इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता। देखो संकरण के पहले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो तो हर एक परमाणु में होता है, संकरण के बाद जब ये हाइड्रोजन से अतिव्यापन कर लेगा तो उसके बाद बेटा सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, और क्योंकि सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से ये क्या होगा, ये बेटा प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। क्यों होगा बेटा प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, अनुपस्थिति है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं। तो इतनी बातें कर लिया हमने कार्बोकैटायन के बारे में, आई होप आपको बेटा समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कार्बोकैटायन के प्रकार की। तो जो कार्बोकैटायन क्या बोलता है, कार्बन में धन आवेश होना चाहिए। अब कार्बन में जो धन आवेश होता है, किस कार्बन में, किस प्रकार के कार्बन में धन आवेश है, उसकी कोटि क्या है, उसकी डिग्री क्या है, उसके प्रकार, उसके आधार पर जो कार्बोकैटायन है बेटा 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहले होते हैं आपके प्राथमिक कार्बोकैटायन, क्या होंगे बेटा, प्राथमिक कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन।
दूसरे होते हैं द्वितीयक कार्बोकेटायन, द्वितीयक कार्बोकेटायन, और तीसरे होंगे बेटा आपके कौन से, तृतीयक कार्बोकेटायन। तीसरे होंगे तृतीयक। देखिए ये बहुत काम पड़ेगा, आप जब जब बेटा 12वीं की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना चाहोगे तो आपको ये सब चीजें बराबर काम पड़ेंगी, है ना, कि कार्बोकेटायन क्या होगा, उनके स्थायित्व का क्रम आपको पता होना चाहिए ताकि आप फटाफट से रिएक्शन कर सको। तो ये है बेटा 3 प्रकार के कार्बोकेटायन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक को हम प्यार से बेटा 1 डिग्री लिखते हैं, प्राथमिक को हम प्यार से क्या लिखेंगे, 1 डिग्री, द्वितीयक को 2 डिग्री और बेटा तृतीयक को 3 डिग्री। अब प्राथमिक का मतलब क्या है, प्राथमिक का मतलब है कि जिस कार्बन परमाणु में धन आवेश है, जिस कार्बन परमाणु में धन आवेश है वह केवल एक कार्बन से जुड़ा हो डायरेक्टली। क्या बोला बेटा मैंने, जिस कार्बन परमाणु पर धनावेश उपस्थित है वह डायरेक्टली या तो एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है या बेटा एक कार्बन से जुड़ा है, उसे हम बोलेंगे प्राथमिक। जिस कार्बन पर धनावेश है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो वो द्वितीयक, और जिस कार्बन पर धनावेश है अगर वो बेटा डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम बोलेंगे तृतीयक कार्बोकेटायन। चलिए देखते हैं, जैसे ये प्राथमिक कार्बोकेटायन के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, इससे हमको बात समझ में आएगी। देखिए परिभाषा का कोई महत्व नहीं है, बस आपको ये पहचानते आना चाहिए कि कौन सा प्राथमिक कार्बोकेटायन है बेटा, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है, ये बात तो आपको आनी ही चाहिए। तो देखिए ये सारे जो मैं बना रहा हूं बेटा ये सब आपके प्राथमिक कार्बोकेटायन है। क्यों है प्राथमिक, चलिए देखते हैं। जिस कार्बन पर धनावेश है यह एक भी कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो इसलिए प्राथमिक। जिस कार्बन पर धनावेश है डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो भी प्राथमिक। जिस कार्बन पर धनावेश है वो डायरेक्टली एक से जुड़ा है, प्राथमिक। जिस कार्बन पर धनावेश है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए प्राथमिक। समझ में आया होगा आपको। फिर इसके बाद द्वितीयक देखते हैं, तो द्वितीयक में क्या होगा, जिस कार्बन पर धनावेश होगा वह कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा होगा। जिस कार्बन में धनावेश है डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे बेटा हम क्या, द्वितीयक कार्बोकेटायन। ठीक है, द्वितीयक कार्बोकेटायन क्या होगा, जिस कार्बन पर धन आवेश है वो डायरेक्ट बेटा कितने कार्बन से जुड़ना चाहिए, 2 से। जैसे ये कार्बन देखिए आप, इसमें धनावेश है और ये 1 और ये 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, सीधा सीधा जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे क्या बेटा हम, द्वितीयक कार्बोकेटायन। और देख सकते हैं अपन, ऐसे हम ढेरों उदाहरण बना सकते हैं। जैसे बेटा ये एक कार्बोकेटायन मैंने आपको बताया, अब ये बताइए ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है। तो देखो कार्बन पर धनावेश है, जिस कार्बन पर धन आवेश है उस कार्बन को देखिए 1 और ये 1, 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हो गया द्वितीयक कार्बोकेटायन। ठीक है, चलिए फिर तृतीयक क्या होगा बेटा, जिस कार्बन पर धन आवेश है, जिस कार्बन पर धन आवेश है वह सीधे सीधे 3 कार्बन से अगर जुड़ा हो। देख सकते हैं आप उदाहरण सामने लिखा हुआ है, जिस कार्बन पर धनावेश है वो सीधे सीधे 3 कार्बन से अगर जुड़ा है बेटा तो इसे हम बोलेंगे क्या, तृतीयक कार्बोकेटायन। आई होप बच्चों आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि जो भी डाउट आपका रहेगा उसका फटाफट से रिप्लाई कर सकूं। देखिए जैसे ये है, अब इसमें पहचानना है हमें प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो कैसे देखेंगे, जिस कार्बन पर धनावेश है वह कार्बन सीधे सीधे 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा है, अतः यह तृतीयक कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको सबसे पहला काम क्या सीख जाना है कि कौन सा कार्बोकेटायन प्राथमिक है, कौन सा कार्बोकेटायन द्वितीयक है और बच्चों कौन सा कार्बोकेटायन तृतीयक है, इसकी पहचान करते हमसे बनना चाहिए। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए आपको यहां पर 3 कार्बोकेटायन बना करके दूं तो कौन सा प्राथमिक होगा,
कौन सा द्वितीयक होगा और कौन सा तृतीयक होगा, ये हमें बेटा पहचानना है। ठीक है, तो जैसे ये 3 कार्बोकेटायन है, आप देख के बता सकते हैं कि जिस कार्बन पे धन आवेश है वो सीधे सीधे केवल एक कार्बन से जुड़ा है, अतः यह होगा प्राथमिक कार्बोकेटायन। जिस कार्बन पर धन आवेश है वो सीधे सीधे एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा है, अतः यह होगा बेटा क्या, द्वितीयक कार्बोकेटायन। और इसी प्रकार से जिस कार्बन पर धन आवेश है वो सीधे सीधे बेटा 3 कार्बन से जुड़ा होगा, अतः यह होगा क्या, तृतीयक कार्बोकेटायन। तो ये थे बेटा क्या, कार्बोकेटायन के प्रकार। लेकिन हम मुद्दे की बात पर आते हैं। हम तो समझना चाह रहे हैं सर कि इनके स्थायित्व की पहचान कैसे करें, कैसे पहचानूं कि कौन सा कार्बोकेटायन अधिक स्थायी है और कौन सा कार्बोकेटायन कम स्थायी है। बहुत आसानी से पहचानेंगे, चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं अपन, कार्बोकेटायन का स्थायित्व। कार्बोकेटायन का स्थायित्व, तो कैसे हम कार्बोकेटायन के स्थायित्व की बात कर पाएंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट की तैयारी कर रहे हो या जेईई मेंस की, दोनों के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कार्बोकेटायन के स्थायित्व कैसे बताएंगे। पहली बात तो बेटा हमने बोला कार्बोकेटायन क्या है, जब किसी कार्बन परमाणु में धन आवेश आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। अगर आवेश अधिक होगा, चाहे बेटा धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, आप ये सिंपल लॉजिक समझ लें, आवेश जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना कम होगा। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, यानी कि मैं ऐसा बोल रहा हूं बेटा कि जो स्थायित्व है चाहे कार्बोकेटायन हो या बेटा आगे चल के जो कार्बेनायन और भी चीजें देखेंगे हम, स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होगा आवेश के। इसका मतलब क्या निकलता है बच्चों, इसका मतलब ये निकलता है कि आवेश जितना ज्यादा होगा, कभी भी बेटा स्थायित्व की तुलना इसी ट्रिक से करना, आप गलती कभी नहीं होगी, आवेश जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना कम होगा। कौन सा आवेश, ऋण या धन, कोई भी बेटा। जैसे कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं तो धनावेश, और अगर कार्बेनायन की बात करेंगे ऋणावेश। आवेश जितना ज्यादा, आवेश को आप मान के चलिए गुस्सा, जैसे हमारे अंदर अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उस समय हमारा स्थायित्व बहुत कम होता है बेटा। हम क्या बोलते हैं हमें खुद पता नहीं चलता है, हम कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में, है ना। बाद में भले हमें अपनी गलती का एहसास होता है और लगता है कि यार गलत बोल दिए, लेकिन गुस्से के समय कोई भी इंसान का स्थायित्व बहुत कम होता है। ऐसे ही काम करेगा आवेश। आवेश जितना ज्यादा स्थायित्व उतना कम, आवेश जितना ज्यादा स्थायित्व उतना कम, आवेश जितना कम स्थायित्व उतना ज्यादा। ये भी लिख देते हैं बेटा, इसी का उल्टा है हालांकि, क्या, आवेश जितना कम तो स्थायित्व क्या होगा बच्चों, स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें अपने को पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात कि सर कैसे देखेंगे कि आवेश ज्यादा है या कम है, कैसे देखेंगे, तो बेटा ये देखना पड़ेगा आपको प्रेरणिक प्रभाव से। कैसे, थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल से मैं बताता हूं। जैसे बच्चों मान के चलिए मेरे पास ये 2 कार्बोकेटायन है, CH3 CH2 प्लस, ये एक है, एक हमने यहां लिखा है CH3 प्लस। मान के चलिए मुझे इन तीनों के स्थायित्व की तुलना करना है, तो कैसे मैं प्रेरणिक प्रभाव से लॉजिक लगा सकता हूं, कैसे हम प्रेरणिक प्रभाव से कार्बोकेटायन के स्थायित्व को बता सकते, ध्यान से समझिए। देखिए यहां तो CH3 में प्लस है और अकेला है बेटा, इसमें ना तो कोई समूह है ही नहीं, ना तो प्लस आई समूह है ना तो माइनस आई समूह है। यहां पर जिस कार्बन में धनावेश है जो कार्बोकेटायन है उससे कौन जुड़ा है बेटा, यहां जुड़ा है सर CH3, और CH3 तो मेरे बच्चों प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई प्रभाव दिखाता है। कार्बन की श्रृंखला हमेशा प्लस आई दिखाती। प्लस आई मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन देगा सर कार्बन को। कौन से कार्बन को, धनावेशित कार्बन को। यानी जो धनावेशित कार्बन है वो इस CH3 से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक्चुअल में बेटा ग्रहण तो नहीं करेगा, आकर्षित करेगा, है ना। तो आंशिक रूप से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। आकर्षित करने से क्या होगा बेटा, देख
अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता तो धनावेश जाता, उसमें क्या जाता है, धनावेश। अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो धनावेश, और दिया तो और धनावेश, और दिया तो और धनावेश। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा देने की आदत होगी धनावेश उतना अधिक होगा, और आवेश अधिक तो स्थायित्व कम। और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण हो रहे हैं, मान लो बेटा धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब कौन आ रहा है, ऋण आ रहा है सर, तो धनावेश क्या होगा, घटेगा। भाई धन की तरफ अगर थोड़ा सा ऋण आ जाए तो धन क्या होगा, घटेगा। आवेश घटेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। तो देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन गए किसके तरफ बेटा, CH2 प्लस की तरफ, मतलब कि हमारे धन आवेशित कार्बन परमाणु की तरफ। और जैसे ही धन आवेशित कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो इससे क्या हुआ बेटा, इसका धन आवेश घटा। क्या बोल रहा हूं बच्चों में, इसका धन आवेश घटा। आवेश घटा तो स्थायित्व बढ़ा। चलिए आगे वाले में देखते हैं, हम उसी बात को समझते हैं। ये जो कार्बन की श्रृंखला है ये भी क्या करेगी बेटा, धन आई प्रभाव यानी कि प्लस आई इफेक्ट दिखाएगी। प्लस आई इफेक्ट के कारण ये क्या करेंगे बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे धन आवेशित कार्बन परमाणु की तरफ। देखो यहां तो एक ही जनी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहां बेटा दो दो जनी मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इससे इस धनावेशित कार्बन परमाणु में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। एक धन है बेटा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका धन घटेगा, तो इस कारण से धन आवेश और ज्यादा घटा। समझ पा रहे हैं आप, और ज्यादा घटा बेटा। यहां क्या हुआ, यहां तो सर कोई प्रभाव था ही नहीं, तो धनावेश ना घटा ना बढ़ा, जितना है उतना ही है। यहां क्या हुआ, प्लस आई प्रभाव के कारण, देखिए इसीलिए आपको प्लस आई प्रभाव पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर में इसलिए मैंने सिखा के लाया। प्लस आई प्रभाव के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित कार्बन को देगा, और जब ये धनावेशित कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो धन आवेश घटेगा। धन है बेटा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो धन बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि धन के पास अगर ऋण आएगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब कौन आ रहा है, ऋण, तो ऋण आएगा तो धन क्या होगा बच्चों, घटेगा। यहां पर दो दो जनी मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे किसको, धन को, तो धन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, धन में ज्यादा ऋण आएगा, उससे धनावेश और घटेगा। और क्योंकि आवेश यहां बहुत कम हो गया है, आवेश कम, तो मेरे बच्चे जानते हैं कि स्थायित्व तो ज्यादा होगा, यानी कि बेटा धन आई प्रभाव जहां ज्यादा है वहां स्थायित्व ज्यादा है, धन आई प्रभाव जहां कम है वहां स्थायित्व कम है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है बेटा, कि प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होता है कार्बोकैटायन का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। कार्बोकैटायन का स्थायित्व कैसा होगा बेटा, उतना ही अधिक होगा। धन आई प्रभाव जितना ज्यादा, कार्बोकैटायन का स्थायित्व उतना ज्यादा। या आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो क्या, कि कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है, अब मैं कार्बोकैटायन की ही बात कर रहा हूं बेटा, कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव के, यानी प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा। अब देखो आपको जब लॉजिक लगाना होगा ना, आप सीधे देखोगे कि प्लस आई कितना ज्यादा है, जिसका प्लस आई ज्यादा उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी, जिसका प्लस आई कम उसका कार्बोकैटायन कम स्थायी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर माइनस आई प्रभाव हो जाए तो क्या बात, चलिए देखते हैं बेटा। CH2 यहां मान लो हमने F लगाए, ठीक है, बाजू में बेटा दूसरा एक कोई स्पीसीज है जहां O लगा हुआ है, ठीक है, O तो नहीं रह सकता, OH लगा है मान लो बेटा, है ना, O अकेला कहां जुड़ जाएगा। और दूसरा फिर से है जिसके बाजू में मान लो लगा हुआ है NH2। अब देखिए ये जो फ्लोरीन है उच्च ऋण विद्युती है बेटा, माइनस आई प्रभाव देता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ग्रहण करेगा। फ्लोरीन क्या करेगा बेटा, माइनस आई प्रभाव देगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो जब ये फ्लोरीन, ध्यान से देखना बेटा, जब ये फ्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा
तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की और कमी होगी। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को और दे दिया तो धन बढ़ गया। क्या हुआ बेटा? बढ़ गया। धन यहां पर धन आवेश क्या हुआ बच्चों? बढ़ा। मतलब हम ये समझ गए कि सर माइनस आई प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रभाव से धनावेश बढ़ेगा। बढ़ेगा ही नहीं है। फिर से सुनो, देखो कोई माइनस आई समूह है, मतलब कि ऐसा समूह है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जब कोई समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो उससे क्या होगा बेटा? कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मतलब कि धनावेश और बढ़ेगा। धनावेश बढ़ेगा। तो हमने दो बात सीखे बेटा। धन आई प्रभाव से, साइड में लिखते भी चलता हूं मैं, है ना, ताकि आपके अच्छे नोट्स बन जाएं। प्लस आई प्रभाव से क्या होता है? धन आवेश घटता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ये, है ना। धन आई कौन ग्रहण करता है? इलेक्ट्रॉन। जो आपका कार्बोकेटाइन यानी कि धन आवेशित कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो धन जो है वो घटेगा। लेकिन बच्चों माइनस आई प्रभाव से, माइनस आई प्रभाव मतलब कि कोई ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन खींचे पड़ा है बेटा। जब कोई समूह इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन बेचारा और गरीब होगा। पहले से ही गरीब था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और गरीब होगा मतलब कि उसका धन आवेश बेटा क्या होगा? बढ़ेगा। अब धन आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा मतलब स्थायित्व तो घटेगा। आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व घटेगा। तो देख बेटा, प्लस आई प्रभाव ज्यादा होने में स्थायित्व बढ़ता है क्योंकि आवेश घटता है। माइनस आई प्रभाव ज्यादा होने में क्या हो रहा है? धन आवेश बढ़ रहा है। और धन आवेश बढ़ रहा है इसका बिल्कुल मतलब है बेटा कि स्थायित्व क्या हो रहा है बच्चों? घट रहा है। ठीक है ना। स्थायित्व क्या होगा बेटा? घटेगा। तो इस बात को यहां कहीं अपन फिर से देखते हैं बेटा। इस बात को थोड़ा और इसके बारे में लिख देता हूं मैं। देखिए कौन सा प्रभाव? प्लस आई। प्लस आई प्रभाव से धनावेश घटेगा। आवेश घटेगा तो स्थायित्व क्या होगा मेरे बच्चों? स्थायित्व तो बढ़ेगा। और इसी प्रकार से ऋण आवेश, सॉरी माइनस आई प्रभाव क्या होगा? माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उससे जो कार्बन पे धन है वो बढ़ेगा और धन आवेश बढ़ेगा बेटा तो स्थायित्व क्या होगा? घटेगा। बहुत ध्यान से समझे। कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बेटा बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत बच्चों को होती है। स्थायित्व का क्रम बता ही नहीं पाते हैं, कुछ भी मन से तुक्का लगा देते हैं। लेकिन तुक्का नहीं, आप लॉजिक समझो। अब देखो माइनस आई तो बेटा अपने फ्लोरीन में भी है, ऑक्सीजन में भी माइनस आई है और नाइट्रोजन में भी माइनस आई है। क्यों सर? क्योंकि बेटा तीनों ही उच्च ऋण विद्युती हैं। क्या होगा सर इससे? तो बेटा उच्च ऋण विद्युती है मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। लेकिन सबसे अधिक ऋण विद्युती कौन है बेटा? फ्लोरीन। तो क्योंकि बेटा हमारा जो फ्लोरीन है सबसे ज्यादा उच्च ऋण विद्युती है, इसलिए इसका जो माइनस आई प्रभाव है बहुत ज्यादा होगा। माइनस आई प्रभाव कैसा होगा बेटा? बहुत ज्यादा। तीनों में ऑक्सीजन का थोड़ा कम होगा और नाइट्रोजन का तो सर सबसे कम होगा तीनों में से। ठीक है। तो इसका माइनस आई ज्यादा है सर। माइनस आई ज्यादा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ग्रहण कर रहा है यानी कि इसका धन आवेश ज्यादा बढ़ेगा और आवेश ज्यादा रहेगा तो स्थायित्व घटेगा। यानी कि बच्चों स्थायित्व का क्रम अगर मैं बताना चाहूं तो बड़े आराम से हम बताएंगे फ्लोरीन वाला जो है इसका स्थायित्व सबसे कम होगा क्योंकि माइनस आई इसका ज्यादा होगा। और इस तरह से NH2 वाला जो समूह होगा उसका स्थायित्व सबसे कम है क्योंकि उसका माइनस आई कम। मतलब यहां से एक शिक्षा प्राप्त होती है कि माइनस आई प्रभाव जितना तगड़ा होगा, ज्यादा होगा, स्थायित्व उतना ही, स्थायित्व क्या होगा बेटा? उतना ही होगा। या माइनस आई प्रभाव जितना कम होगा, स्थायित्व बेटा उतना ही, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। यानी हम इससे क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं सर? तो देख बेटा स्थायित्व समानुपाती था प्लस आई प्रभाव के, और इसी में मैं आगे जोड़ दे रहा हूं स्थायित्व जो होगा प्लस आई प्रभाव के समानुपाती। मतलब प्लस आई से स्थायित्व क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? माइनस आई प्रभाव के। कहने का मतलब कुल मिला के बेटा आप याद क्या करोगे? सब कुछ याद थोड़ी करना है, हमें दो बातें याद करना है। पहली बात क्या?
प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा स्थायित्व उतना ज्यादा, किसका? कार्बोकेटायन का। प्लस आई प्रभाव जितना कम स्थायित्व उतना कम। माइनस आई प्रभाव जितना ज्यादा, माइनस आई प्रभाव जितना ज्यादा स्थायित्व कार्बोकेटायन का स्थायित्व उतना कम। प्लस आई ज्यादा तो स्थायित्व ज्यादा, माइनस आई ज्यादा तो स्थायित्व कम। ये बातें आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए अब स्थायित्व की तुलना कर रहे हैं तो हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में भी तो तुलना कर ही सकते हैं बेटा। जैसे मान के चलो मैं आपको 3 अलग अलग कार्बोकेटायन दे रहा हूं। एक ये रहा आपके सामने कार्बोकेटायन, और इनमें क्या है बेटा? कार्बन की जो संख्या है वो कैसी है? समान है। ये दूसरा कार्बोकेटायन, और इसी तरह से बेटा ये हो गया आपका तीसरा कार्बोकेटायन। तीनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर है, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, और इसमें भी बेटा 4 कार्बन। ठीक है, अब क्या इसकी आप डिग्री बता सकते हो? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्या होगा? ये तो सर जिस कार्बन में धनावेश है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, और एक कार्बन से जुड़ा होने के कारण ये होगा क्या? प्राथमिक। ये होगा बेटा क्या? द्वितीयक, क्योंकि जो धन आवेशित कार्बन है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है। और ये है बेटा आपका तृतीयक कार्बोकेटायन यानी कि 3 डिग्री। ठीक है, अब तीनों में कौन ज्यादा स्थायी है ये हम समझेंगे, और बाद में बेटा इस बात को हम याद कर सकते हैं। वैसे तो याद करना क्या है, आसान सी बात है। देखिए यहां पर ये जो समूह है, कार्बन की श्रृंखला है, ये प्लस आई लगाएगी, लेकिन बेटा ये प्लस आई लगा रही है और यहां पर दो दो जगह से प्लस आई। ये जो कार्बन की श्रृंखला है, ये जो कार्बन की श्रृंखला है ये भी प्लस आई लगाएगी, और ये जो कार्बन है बेटा ये भी प्लस आई लगाएगा। दो दो जगह से इलेक्ट्रॉन धन आवेशित कार्बन की तरफ आएंगे। देखो यहां एक ही जगह से आ रहे हैं और दूरी बढ़ गई तो प्लस आई घटा। हमने पढ़ा है बेटा प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे धन आवेशित कार्बन से कार्बन की दूरी बढ़ेगी धन आई घटेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की जो आदत है, इलेक्ट्रॉन देने की जो तमन्ना है, चाहत है, वो घटेगी। मतलब कि बेटा ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं देगा, लेकिन ये तो बहुत करीब करीब है बेटा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। यहां पर ये भी प्लस आई लगा रहा है सर, ये भी और ये भी, मतलब 3-3 जगह से प्लस आई है, मतलब सर 3-3 जगह से कार्बन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो देखिए यहां पर ये 1 2 3 3 जगह से डायरेक्ट कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या होगा बेटा? धनावेश बढ़ेगा कि घटेगा? देखो धनावेश है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी घटेगी, मतलब कि आवेश भी घटेगा, धन आवेश घटेगा। देख बेटा ऐसे समझ, धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं तो ऋणावेश आता है, और धन के पास जब ऋण आएगा तो धन घटेगा। मतलब बेटा इसका जो धन आवेश है कैसा होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि 3-3 जगह से इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। इसका जो धन आवेश है बेटा ये तुलनात्मक रूप से कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। आवेश ज्यादा तो स्थायित्व कम। इस प्रकार से बेटा आप ध्यान रख सकते हो स्थायित्व का क्रम ये होगा। क्या होगा बच्चों? हम इस बात को यहां अलग से भी लिखते हैं, प्राथमिक कार्बोकेटायन का स्थायित्व सबसे कम होता है, फिर दूसरे नंबर में द्वितीयक, और तीसरे नंबर में बेटा क्या होगा? तृतीयक कार्बोकेटायन। तो देखिए इस तरह से हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बोकेटायन के स्थायित्व की तुलना बड़े आराम से कर सकते हैं। अब इस बात को आप याद रखें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नीट के पुराने पेपर उठा के देखिए, ये बात तो हर जगह कहीं ना कहीं बेटा पूछी ही जाते रहती है ना। तो चलिए ये याद कर लिया कि सर प्राथमिक कार्बोकेटायन का स्थायित्व सबसे कम है, तृतीयक का सबसे ज्यादा है, द्वितीयक का थोड़ा बीच वाला है बेटा, है ना। अब हम एक सवाल लेके बात को आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये है बेटा, निम्न कार्बोकेटायनों के स्थायित्व की तुलना करो। देखो भाई अब इतने सारे सवाल की प्रैक्टिस करने का मजा तभी आएगा जब आप अपने नोटबुक में खुद से लिखो इनको, और बेटा खुद भी दिमाग लगाओ। वीडियो को एक बार देख लो, समझ लो, फिर उसके बाद क्या करो, आप दोबारा से नोट्स बनाओ प्रॉपर और खुद से दिमाग लगाओ, तो आपको मजा आएगा और सवाल बनने लगेंगे। और एक बार बेटा सवाल बने, कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं स्थायित्व की तुलना। तो बेटा यहां पर क्या है, ये प्लस आई दिखा रहा है,
यहां पर ये दो दो जगह से प्लस आई आ रहा है, और यहां पर कार्बन मतलब ध्यान रखो प्लस आई। वैसे तो इसका लॉजिक मैं आपको पहले भी बता दिया हूं, एक बार और देख लो क्या ही जाएगा। ये प्लस आई से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ बढ़ाएगा। धनावेश में इलेक्ट्रॉन आएंगे, धनावेश घटेगा, स्थायित्व तो बढ़ेगा। दो दो जगह से इलेक्ट्रॉन आएंगे, धनावेश और घटेगा, स्थायित्व तो और बढ़ेगा। तीन तीन जगह से इलेक्ट्रॉन आएंगे, स्थायित्व तो और बढ़ेगा बेटा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा और जबकि इसका सबसे कम। वैसे तो मैंने अब भी आपको बताया ये तृतीयक कार्बोकेटायन है, तृतीयक कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, प्राथमिक कार्बोकेटायन सबसे कम स्थायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम अब दूसरा सवाल। फ्लोरीन है कौन सा प्रभाव, माइनस आई। क्लोरीन है तो कौन सा प्रभाव, माइनस आई। और Br है तो माइनस आई। बाकी सब बेटा तीनों में बाकी बातें सब सेम है ना। बस आप ये देखो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में तीनों में से किसका माइनस आई प्रभाव तगड़ा है। हमें पता है बेटा फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युती है और इसका माइनस आई सबसे तगड़ा है। माइनस आई जितना ज्यादा स्थायित्व उतना कम, माइनस आई जितना ज्यादा स्थायित्व उतना कम, माइनस आई जितना कम स्थायित्व उतना ज्यादा। ठीक है, तो देखिए दो तीन बातों से आप इसके सवाल बड़े आराम से बना सकते हैं। अब यहां पर आया बेटा फ्लोरीन तो देगा माइनस आई, CH3 देगा प्लस आई, CH3 CD3 भी देगा कौन सा बेटा, प्लस आई। ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। यहां CD मतलब क्या है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक है। तो देखिए प्लस आई माइनस आई, तो पहले तो बेटा हम ये सोचें कि माइनस आई से स्थायित्व क्या होता है, घटता है। कार्बोकेटायन का स्थायित्व माइनस आई से घटता है, मतलब माइनस आई वाले का स्थायित्व तो सबसे कम है, ये तो पक्का हो गया। अब इन दोनों में तुलना तो हम कर लेंगे। पहले देखो दोनों में था प्लस आई, प्लस आई क्या करता है, कार्बोकेटायन के स्थायित्व को बढ़ाता है, और माइनस आई क्या करता है बेटा, कार्बोकेटायन के स्थायित्व को घटाता है। तो यहां पर माइनस आई प्रभाव होने के कारण इसका स्थायित्व जो है सबसे कम है। ठीक है, अब इन दोनों में देखो CH3 और CD3 दोनों प्लस आई देते हैं, लेकिन किसका प्लस आई ज्यादा होता है, तो आपको बताया था बच्चों मैंने, प्लस आई का क्रम याद रखना है कि CH3 का जो प्लस आई है सबसे कम है, फिर होता है CD3 का, और बच्चों सबसे ज्यादा होता है CT3 का। ये क्रम प्लस आई प्रभाव का है, और ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था और यहां पर भी बता रहा हूं, याद रखना। इसका प्लस आई ज्यादा है, और प्लस आई ज्यादा तो स्थायित्व तो ज्यादा, मतलब बेटा इस तरह से फाइनल उत्तर ये हमें मिलेगा। ठीक है, सबसे कम स्थायी ये होगा 3 नंबर में, फिर ये होगा 2 नंबर में, और ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल है। अच्छे सवाल लाए हूं बेटा मैंने, हर एक वैरायटी के सवाल यहां पर कवर करने की हमने कोशिश की है। यहां पर देखिए फ्लोरीन है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें देखो बेटा ये भी द्वितीयक है, ये भी द्वितीयक है। कैसे पहचान रहा हूं मैं द्वितीयक, आई होप आप समझ गए होंगे। धनावेशित कार्बन डायरेक्ट, धनावेशित कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा है, धनावेशित कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए ये क्या होंगे बेटा, द्वितीयक होंगे, है ना। तो द्वितीयक है, लेकिन यहां पर फ्लोरीन का माइनस आई है सर, और जबकि यहां पर कार्बन है तो कार्बन का तो सर प्लस आई होता है, और प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा स्थायित्व उतना ज्यादा, माइनस आई जितना ज्यादा स्थायित्व उतना कम। फ्लोरीन वाले का स्थायित्व कम होगा बेटा, और कार्बन वाले का ज्यादा होगा। चलिए फिर यहां पर देखते हैं, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई, ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन में है प्लस आई। प्लस आई जितना ज्यादा स्थायित्व उतना ज्यादा, माइनस आई जितना ज्यादा स्थायित्व उतना कम। इस तरीके से हम पहचान लेंगे। ठीक है, तो देखिए आई होप बेटा अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखे और डायरेक्ट इसमें बैठ गए हो, कोई मतलब नहीं बेटा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए अभी यहां पर ये देता है प्लस आई, और ये तो सर देता है माइनस आई। ये इवन इसका माइनस आई बहुत ज्यादा है, क्यों, एक तो नाइट्रोजन खुद ऋण विद्युती, और साथ में 3 फ्लोरीन जो कि और तगड़े ऋण विद्युती, तो बेटा ये तो ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा रखता है। माइनस आई ज्यादा मतलब स्थायित्व कार्बोकेटायन का कम, तो इसीलिए ये क्रम हमें मिलेगा। आपको तो सिंपल बेटा ये देखते आना चाहिए प्लस आई कब लग रहा है और माइनस आई कब लग रहा है, किसका प्लस आई ज्यादा है किसका माइनस आई ज्यादा है। इन दोनों में देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, माइनस आई, और कार्बन तो बेटा यहाँ पर प्लस आई ही करेगा। प्लस आई है तो स्थायित्व तो ज्यादा है, कार्बोकेटायन का स्थायित्व तो ज्यादा है। यहां पर देखिए ये बहुत अच्छा है, ये है सर त्रिबंध मतलब sp संकरित कार्बन,
और ये है द्विबंध मतलब sp2 संकरित कार्बन। sp संकरित मतलब उच्च ऋण विद्युती, sp संकरित मतलब s व्यवहार ज्यादा, s व्यवहार ज्यादा मतलब ऋण विद्युतता ज्यादा। कुल मिला के आप तो सीधे याद कर लो, sp संकरित या त्रिबंध वाले की ऋण विद्युतता ज्यादा है। ऋण विद्युतता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उससे धनावेश क्या होगा बेटा, घटेगा। धनावेश घटेगा मतलब स्थायित्व क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब धनावेश घटेगा नहीं बेटा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो धनावेश क्या होगा, बढ़ेगा, स्थायित्व घटेगा, है ना। तो ये क्रम मिलेगा। फिर चलिए इसको देखते हैं बेटा अपन। इसमें तो सीधा है, ये है बेटा तृतीयक, ये हो गया द्वितीयक, और ये है आपका प्राथमिक। तो प्राथमिक वाला सबसे कम स्थायी होता है, तृतीयक वाला सबसे अधिक स्थायी होता है। फिर ये है बच्चों आपके पास OH का कौन सा प्रभाव है, -I। NH2 भी उच्च ऋण विद्युती है, -I। लेकिन किसका -I ज्यादा है बेटा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युती है, -I ज्यादा तो स्थायित्व कम। यहां पर देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा ये, अगर इस टाइप का आता है तो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। देखें पीएच मतलब यहां पर फेनिल समूह है। फेनिल समूह मतलब बेटा ये जो ऐसा बेंजीन, इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूं। देखो आप लोगों को ये बार बार आएगा, इसलिए हम यहां पर देख लें। फेनिल मतलब यहां पर बेंजिल समूह है, सॉरी बेटा बेंजिल नहीं, फेनिल समूह है। मतलब कि बेंजीन का रिंग इस तरह से जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी के रूप में, ठीक है। तो इसको पीएच मतलब फेनिल समूह होता है। ये कौन सा प्रभाव देता है बेटा, -I। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है sp संकरित है, उच्च ऋण विद्युती है, -I। ये sp2 संकरित है बेटा, तो इसमें भी -I। लेकिन -I सबसे ज्यादा किसका है, फेनिल ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से किसका -I ज्यादा है बेटा। तो बड़े आराम से आप बता सकते हो ट्रिपल बॉन्ड का -I ज्यादा है। -I ज्यादा होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा मतलब धनावेश घटेगा नहीं बेटा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो धनावेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व घटेगा। सबसे कम स्थायी ये हो गया। फिर बेटा सेकंड नंबर में ये होता है ऋण विद्युतता में। हमने -I के क्रम में भी इन तीनों को देखा था बेटा लास्ट में, है ना। और ये सबसे अच्छा स्थायी होगा क्योंकि ये इसका -I सबसे कम है। चलिए ये आखिरी एक बहुत अच्छा प्रश्न, CH3 कौन सा प्रभाव, +I। CD3 +I, CT3 +I। किसका +I ज्यादा, CT3 का। जिसका +I ज्यादा उसका स्थायित्व भी ज्यादा बेटा। इस तरह से हम कार्बोकेटायनों के स्थायित्व की तुलना बड़े आराम से करते हैं। तो देखिए बेटा मैंने इतने यौगिक बता दिए। अब नीट लेवल और JEE मेंस लेवल में आपको अगर इससे कोई भी सवाल आता है तो गारंटी मानिए बन जाएगा। बस इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए और बेटा खुद से भी अलग अलग तरह के सवाल करने की कोशिश करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और अगले प्रकार के मध्यवर्ती की बात करेंगे जिसका नाम है कार्बेनायन। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए।